नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और मेरे साथ हैं मेरे साथी आशिफ रशीद। सलाम जी के प्रोग्राम है और एक बार फिर आज क्या कुछ रहेगा, दिन भर खबरों पे हमारी नजर रहेगी और बहुत कुछ खास लेकर एक बार फिर मैं और आसिफ आपके सामने हाजिर है। गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। एक और खास शुमारे सलाम जी के 8:30 से 9:30 दिल्ली के स्टूडियोज से लाइव ट्रांसमिशन आप तक पहुंचती है हर रोज की तरह। आज भी मैं और हर्ष आपके लिए कुछ खास खबरें और उनका तज्जिया, उनकी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे अगले 1 घंटे में। और मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू और कश्मीर में और सरहद पर क्या कुछ हो रहा है और उसके साथ साथ रियासत में कई मकामात पर, कई जगहों पर मुख्तलिफ अजला में हमने देखा है कि मुलाजमीन पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं, उनकी भी बात होगी। सियासी हलचल क्या है रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर और मुल्क के दीगर हिस्सों में, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ सरहद पर लगातार हो रही गोलीबारी से आम लोगों का नुकसान आज भी लगातार बरकरार है। इन तमाम चीजों पर अगले आने वाले 1 घंटे में हमारी नजर रहेगी और आप तक तमाम तफसीलात पहुंचाई जाएंगी। और सबसे पहले बात, प्रोग्राम का आगाज एक बार फिर सरहद से करते हैं। सरहद पर लगातार तनाव बना है और पिछले अगर 48 घंटों की बात करें तो हम बार बार कह रहे हैं कि सरहद खून की लकीर बनी है और उसकी वजह आप जानते हैं कि पिछले 48 घंटों के अंदर 28 लोग जख्मी हो चुके हैं और 28 के अलावा 3 लोगों की जान भी जा चुकी है, जिनमें एक 35 साला खातून, एक 6 साला बच्ची और बीएसएफ का एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। गुज़श्ता रात की बात करें तो एक बार फिर 5 लोग जख्मी हुए हैं शाहपुर सेक्टर में। पाकिस्तान की जानिब से बार बार नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उसका मुअस्सर जवाब यहां से भी दिया जा रहा है और ऐसे में क्रॉस फायरिंग में आम लोगों को निशाना बनना पड़ रहा है। और शाहपुर सेक्टर की बात करें तो कल एक बार फिर यहां 5 लोग जख्मी हुए, जिन्हें इलाज मुआलजे के लिए पुंछ जिला अस्पताल तो पहुंचाया गया है, लेकिन डर और खौफ अभी भी इन इलाकों में बरकरार है। और इंतजामिया की तरफ से कल अहकामात सादिर किए गए थे। जिला इंतजामिया की जानिब से कल स्कूलों को बंद रखने का, जो सरहद के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर आते हैं, इस अहाते में आते हैं, उनको इंतजामिया की जानिब से बंद रखने के अहकामात दिए गए थे। जबकि आज दोबारा स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है और साथ ही साथ भारत पाकिस्तान के बीच जो तिजारती सरगर्मियां है, ट्रेड है, पुंछ रावलाकोट, वो भी हर्ष मुतासिर हुआ इस गोलीबारी बिल्कुल। तो सीजफायर उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है। शाहपुर की अगर बात करें, शाहपुर में पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन किया गया, 5 लोग इसमें घायल बताए जाते हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन किया जा रहा है। कल बड़ी कार्रवाई भी आसिफ भारत की तरफ से देखने को मिली, जहां पाकिस्तान के 3 सैनिक भी मार गिराए हैं। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन सीजफायर उल्लंघन में नुकसान हो रहा है तो सीमावर्ती इलाकों के लोगों का हो रहा है, क्योंकि लोग काफी दहशत में हैं, लोग घायल हैं। इससे पहले हमने आपको अस्पताल की तस्वीरें भी दिखाई थी, जहां पर अभी जो 28 लोग घायल बताए जाते हैं, करीबन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज लगातार चल रहा है। सीजफायर उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की तरफ से जारी है। शाहपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 लोग तकरीबन घायल बताए जाते हैं। जमशीद मलिक कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, पूरी खबर के बारे में जानकारी देंगे कि क्या कुछ सीमावर्ती इलाकों के हालात अभी बने हुए हैं। फिलहाल 5 लोग शाहपुर में आसिफ घायल बताए जाते हैं। बिल्कुल, कल पुंछ जिले के साथ साथ सरहदी जिला राजौरी के नौशहरा कलाल सेक्टर में भी गोलीबारी का तबादला हुआ दोनों अफवाज के दरमियान। और ऐसे में आम लोगों के साथ साथ सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो घरों से बाहर निकलने वाले, कामकाज के लिए जो लोग निकलते हैं और साथ ही साथ स्कूली बच्चे, जिन्हें हल्की सी गोलीबारी में भी स्कूलों को बंद करने के अहकामात सादिर कर दिए जाते हैं इंतजामिया की तरफ से और बार बार उनके लगातार जो है प्रभावित हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं। जमशीद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। जमशीद, इस वक्त ताजा सूरत हाल क्या है सरहदी इलाकों की? राजौरी और पुंछ कल दोनों जिलों में गोलीबारी का तबादला हुआ दोनों अफवाज के दरमियान और 5 मजीद शहरी जो जख्मी हुए हैं और कुल मिलाकर यह तादाद अब 28 तक जा पहुंची है। लाइन कंडों पर हालात दरअसल कशीदा बने हुए हैं, जहां पिछले 2 रोज से लगातार गोलाबारी में 28 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, 3 के आसपास हलाक हुए हैं। इस तरह हालात मजीद दिन ब दिन कशीदा ही होते जा रहे हैं और इसमें लोगों के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा, लोगों के माल मवेशी भी काफी इसमें मारा गया है और हालात दिन ब दिन कशीदा ही होते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अब लोगों में भी दारवा खौफ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया की जानिब से भी एक और हुक्मनामा सामने आ चुका है, जिसमें आज पिछले रोज भी लगातार स्कूल को 0 से 5 किलोमीटर के दायरे में
आने वाले तमाम तालीमी इदारे पुंछ जिला में बंद रहेंगे। बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात जिस तरह बने हुए हैं, पुंछ में एक जंग सा समय बना हुआ था, क्योंकि कल भी शाहपुर सेक्टर में दोबारा जितना शाहपुर सेक्टर में 2 आम शहरी की हलाकतें हुई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए। इसमें उसके बाद खामोशी हुई और एक रात की खामोशी के बाद सुबह फिर दोबारा वहां गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ और जिसमें मजीद 5 लोग और जख्मी हुए। जमशीद, अगर बात करें आम लोगों की, आम लोग काफी दहशत में है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि सीमावर्ती इलाके के लोग हैं, काफी नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। लगातार सीज़फायर उल्लंघन जो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती है, घर की तस्वीर हमने लगातार दिखाई कि घरों को उनको नुकसान हो रहा है, दुकानों को उनको नुकसान हो रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम, क्योंकि बंकरों का निर्माण भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया। हाँ जी, अगर जिला इंतजाम की तरफ से देखा जाए तो जिला इंतजामी की तरफ से एक इंतजाम किया जाता है कि हुक्मनामा जारी किया जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के स्कूल बंद कर दिए जाएं और लोगों को ये साथ कहा जाता है कि अपने घरों के अंदर ही रहें, बाहर न निकलें। क्योंकि इसके अलावा जिला इंतजामी के हाथ में वहाँ कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि जब गोलाबारी का सिलसिला शुरू होता है, शिद्दत की गोलाबारी होती है। जिला इंतजाम की यहाँ तक हालत है, जिस तरह हमने देखा भी है कि बल्लोई इलाके में जब गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ जख्मी लोगों को निकालने के लिए कई घंटे लगे, जख्मी लोगों को नहीं निकाल पाए क्योंकि उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां तक दस्तियाब नहीं थी, जिस कारण लोगों को मुकामी लोगों की मदद से फिर निकाला गया बाद में। जिला इंतजामी की तरफ से यही हदायतें ही जारी की जाती हैं कि सिर्फ घरों से बाहर ना निकले। और दूसरी तरफ अगर बंकर की बात की जाए तो बंकर जिस तादाद में बनना चाहिए और जिस रफ्तार में इनका काम होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है, क्योंकि आज भी कई इलाका जात ऐसे हैं जहाँ एक भी बंकर नहीं है। हाँ, वहाँ बंकर के काम शुरू जरूर किए गए हैं, मगर वो इतनी सुस्त रफ्तारी से उनके काम किए जा रहे हैं कि उनमें मुकम्मल होने में काफी वक्त लग गया है। जिस तरह मैं पहले भी बताया आपको कि इन लोगों का, कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी इस पे, तो उनका ये कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी का सिलसिला मुसलसल जारी है, इस कारण वहाँ काम जल्द मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। जिससे लोगों की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात मजीद ही दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। कल नौशहरा सेक्टर में भी कुछ के साथ साथ एक बार फिर गोलाबारी का तबादला हुआ, मगर यहाँ किसी जानी व माली नुकसान की खबर सामने नहीं आई। मगर पुंछ जिला में हालात बहुत ज्यादा कशीदा बने हुए हैं, जहाँ शाहपुर और बनकोट इलाके में पाकिस्तान की तरफ से शिद्दत की गोलाबारी की गई, जिसमें 28 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और 3 के आसपास हलाक भी। जी, तरफ से अब क्या दोबारा अहकाम सादिर किए गए आज स्कूलों को बंद रखने का, तो दूसरी तरफ तिजारती सरगर्मियां जो है दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा मुतासिर हुई हैं। जमशीद जी, आसिफ जी, हफ्ते में 4 रोज आसिफ, जमशीद माफ करिएगा, हमारे साथ गुलाम अब्बास चेयरमैन सिविल सोसाइटी के हैं, वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम पूरी तरह से पूछना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुलाम साहब। अगर बात करें सीमावर्ती इलाकों की, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर उल्लंघन हो रहा है, लेकिन क्या कुछ सीमावर्ती इलाकों के लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो बॉर्डर एरिया जो है ना, बॉर्डर एरिया में लोगों का जीना जो ना इतना मुश्किल हो गया है कि कोई कहने की वजह 70 साल से यहाँ की आवाम जो बॉर्डर की आवाम पूरे बॉर्डर बेल्ट में जूझ रही है, चाहे वो उड़ी हो या अपना पुंछ हो या रजौरी हो, कोई भी हो, जम्मू हो। लेकिन इसमें यह है कि इस वक्त ये पिछले दिनों में यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुई उसमें एक 5 साल की बच्ची, उस बेचारी का क्या कसूर था उसमें? वो बेचारी वफात पा गई, उसको इतना जख्मी हुए, काफी उनको जम्मू रेफर किया, कुछ किया। लेकिन ये 70 साल से जो सारा मसला जो है इसी तरीके से चल रहा है। वक्तन फक्तन मसलन कैजुअलिटीज होती है, जख्मी होते हैं, मकान टूटते हैं, सारा कुछ। तो इसमें यह है कि इस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से जो इन दिनों में जो हुआ तो बहुत ज्यादा तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ किया गया है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए? तो उस वक्त इमीडिएट जो भी फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह सब कुछ उसमें किया और उनको थोड़ा सहारा देने के लिए, उनको थोड़ा मतलब एक परेशानी से निकालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने तो सारा मतलब रोल अच्छा किया, उसमें कोई हम ये नहीं कहते। तो और अच्छी तरीके से उनने उसका क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की अगर बात करें गुलाम साहब, तो एम्बुलेंस की बड़ी परेशानी होती है, लोगों का लगातार ही कहना है कि एम्बुलेंस को लेकर वो काफी परेशान रहते हैं, सीमावर्ती इलाके के लोग पहुंच नहीं पाते टाइम पे।
हाँ, एम्बुलेंस तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी है, बाकी हॉस्पिटल्स में भी है। लेकिन उस वक्त एट 11th आवर जब ये ऐसी प्रॉब्लम अचानक हो जाती है तो उस वक्त मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाता ना इनको भी वहां तक एम्बुलेंस को जल्दी पहुंचाने में। या तो वहाँ पे उस इलाके में है नहीं एम्बुलेंस कोई। अगर एक तो ये तो होना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की तरफ से कि जो ये पहाड़ी जो बॉर्डर इलाका उसमें वहां पर जो भी इनके सेंटर्स हैं, सब सेंटर या PHC या जो भी है वहां पे हमेशा 24 घंटे ना एम्बुलेंस जो है अवेलेबल होनी चाहिए। वो तो है नहीं। अब एम्बुलेंस जो जाएगी कौन से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास हमारे साथ जुड़ने के लिए। चेयरमैन सिविल सोसाइटी से हैं जो लगातार हमसे बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से लोगों को परेशानी आती है। जमशीद मलिक भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन लगातार किया जा रहा है और एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन लगातार जारी है। अगर बात करें रियासी पूंछ की, सिर्फ लगातार सीज फायर उल्लंघन किया गया, घायलों की संख्या 28 से ज्यादा बताई जाती है। बिल्कुल, 23 पहले दिन और उसके बाद 5 और जो आम शहरी जख्मी हुए हैं। इनमें 5 सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार भी थे, इनमें BSF के जवान भी हैं, फौज के जवान भी हैं, जबकि एक BSF के जवान ने 24 घंटे पहले अस्पताल में दम तोड़ दिया था, जिसकी जख्मी होने की पहले इतलात मिली थी। बाद में अस्पताल के दौरान उसने आखिरी सांस ली और साथ ही साथ 2 आम शहरी यानी 6 साल बच्ची जिसके हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ एक मनकोट के डबराज इलाके में भी एक 35 साल खातून की जान गई थी। ये सरहद की तमाम सूरत हाल पिछले 48 घंटों से लगातार खौफ और दहशत के माहौल में लोगों को जीने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तिजारती सरगर्मियां दूसरी तरफ दोनों ममालिक के दरमियान कल दोबारा ठप करनी पड़ी क्योंकि सरहद पर हालात ऐसे नहीं थे कि चकंदाबाग जो क्रॉसिंग पॉइंट है वहां से ट्रेड को रिज्यूम किया जा सके, कंटिन्यू किया जा सके। ताहम आज इंतजामिया दोबारा क्या फैसला लेगी, लेकिन साफ तौर पे इसलिए भी स्कूलों को बंद रखा गया है। इंतजामिया की तरफ से कल भी अहकाम सादिर किए गए थे और हालात मजीद इसी तरीके के अगर रहते हैं तो कहा यह गया था जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ की जानिब से भी कि दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर कल भी स्कूलों को बंद रखा जाएगा। ताहम दूसरी तरफ साथ ही साथ मैं बात करूं ट्रेड की, तो ट्रेड अब जो है बस सर्विस जो है वो 12 हर सोमवार को जाती है और उसके बाद ठीक 2 दिन बाद जो ट्रक्स हैं, माल बरदार गाड़ियां हैं, उनको सरहद के आर पार भेजा जाता है। उस तरफ से भी माल यहां आता है और यहां से भी जाते हैं। तो ऐसे में तिजारती सरगर्मियां हैं वो भी मुतासिर हुई हैं इस गोलीबारी से। फिलहाल अगर इस वक्त की बात करें, गोलीबारी का सिलसिला दोनों अजला में राजौरी और पुंछ में थमा जरूर है, ताहम किस वक्त दोबारा गोलीबारी शुरू हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। चलिए, ये तो सीमावर्ती इलाकों का हाल हमने आपको बताया, दिखाया भी कि किस तरीके से सीमावर्ती इलाकों में अभी हाल कशीदा बने हुए हैं। बात करेंगे लोकसभा चुनावों की, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, सरगर्मियां हैं, सियासत हो रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। लोक लुभावन वादे भी उसमें थे, लेकिन बीजेपी ने कहा कि ये सिर्फ वादे हैं, जुमलेबाजी है, कांग्रेस आएगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। प्रियंका की बात करें तो प्रियंका ने सबसे बढ़िया घोषणा पत्र कांग्रेस को करार दिया है कि कांग्रेस ने अब जो घोषणा पत्र जारी किया है वो दावे और वादे जब वो सरकार में आएगी तो करेगी, हम निभाएंगे। एक टाइटल दिया गया है, जो घोषणा पत्र जारी कर दिया गया कल, उसमें हम निभाएंगे का टाइटल पूरी तरह से दे दिया गया कि हम वादे दावे निभाएंगे। रोजगार का मुद्दा हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, इस घोषणा पत्र में सबको जगह दी गई है। यानी इस घोषणा पत्र में रोजगार के लिए कहा गया है कि हम सभी लोगों को रोजगार देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। साथ ही साथ ये बात भी कही गई है कि महिलाओं की सुरक्षा एक अहम मुद्दा होगा, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो। बिल्कुल, कांग्रेस की जानिब से अपने इंतखाबी मंशूर को जारी कर दिया गया। कल लोकसभा इंतखाबात 2019 के लिए मंशूर। और रियासत जम्मू और कश्मीर के हवाले से अगर बात करें, जहां नौजवानों को रोजगार देने की बात हुई, किसानों की बात हुई, कांग्रेस के सदर की जानिब से जो बाद में मीडिया ब्रीफिंग भी दी गई, ताहम बड़ी चीजें कुछ सामने आई, जिससे कांग्रेस के इस मंशूर में उसने दफा 370 रियासत की अगर मैं बात करूं, रियासत जम्मू और कश्मीर में दफा 370 की बात कांग्रेस ने की कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वादा किया और इसमें किसी किस्म की तब्दीली की इजाजत या तरमीम की इजाजत नहीं दी जाएगी। जबकि
मुल्क में अगर दोबारा हुकूमत कांग्रेस की बनती है तो जम्मू कश्मीर में फौज की तादाद में कमी, अफसफा के नफाज पर नजरसानी और रियासत के मसाइल के हल के लिए मुतलकीन के साथ गैर मशरूत बातचीत के लिए कांग्रेस तैयार है और दफा 370 के साथ छेड़छाड़ का मौका किसी को नहीं दिया जाएगा। बातचीत का सिलसिला शुरू करने का वादा किया गया, जबकि साथ ही साथ खुसूसी पोजीशन जो है इसके साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ या तब्दीली की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। तो सोहेल काजमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोहेल, कल हमने देखा कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, तमाम बड़े दावे थे, उसमें रोजगार देंगे, महिलाओं का मुद्दा था, साथ ही साथ 370 और 35A को लेकर भी घोषणा पत्र में यह था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इससे किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये तो हुई कांग्रेस की बात। जब घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया, तुरंत जेटली साहब का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो कांग्रेस ये दावे कर रही है 35 कश्मीर में जो गलती की वो नेहरू ने की। कल जेटली का पलटवार भी तुरंत बाद आया, तो इसको पूरी एक आप समझ रखते हैं, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और मंशूर जो उन्होंने कल जारी किया है, ये कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि देखिए जो पार्टी पूरे इंडिया में रूल करती रही है 50-60 साल आजादी के बाद, और उसके बाद 200-250-300 तक उनका आंकड़ा जाता था पार्लियामेंट में, 40 पे सुकड़ के रह गई वो पार्टी। तो वो तो ऐसे मैनिफेस्टो निकालेगी जिससे कि वोटर्स को लुभाया जाए, पूरे भारतवर्ष को गुमराह किया जाए वोटर्स वोट लेने के लिए और किसी तरह सत्ता में आने के लिए। ये इसमें कोई नई चीज नहीं थी। और उसके साथ साथ जब उन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज किया तो इमीडिएट सुरजेवाला साहब ने एक बयान दिया कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है उसको हमने ये नहीं उसको हटाएंगे नहीं, हम आर्मी से पूछ के इसको रिव्यू करेंगे। तो बात तो वही हो गई। और जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट है या बाकी सेक्टर्स हैं, आर्टिकल 370 है, ये लोग तो खुद सत्ता में रहे। अरुण जेटली जी ने कोई गलत बात नहीं की है कि कुछ गलतियां उस टाइम पे हुई हैं नेहरू जी से, जिनको संभालते संभालते आज 70 साल लग गए, वो संभल ही नहीं रही है। और वो एक इतनी आगे बढ़ गई हैं कि उनको रोकथाम करने के लिए सारी पार्टीज इकट्ठी हों तभी कहीं वो रोकथाम हो सकती है। अब नेशनल सिक्योरिटी को लेके आप ऐसा मैनिफेस्टो में डालेंगे या कुछ ऐसी चीजें डालेंगे तो मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट। दिस इज मेयर फ्रस्ट्रेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी टू ग्रैब पावर। सोहेल जी, अगर एक चीज देखी जाए, अफसपा की बात हो या फिर डिस्टर्ब एरिया एक्ट पर नजरसानी की बात कांग्रेस ने की है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अफसपा की आड़ में जो है एक रियासत के अंदर नुकसान भी हुआ है। तो ऐसे में क्या दूसरी जमातें ये भी माना जाए कि कांग्रेस के इस स्टेटमेंट से या जो मंशूर में ये चीज उन्होंने कही है, वादा किया है, जो पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ कांग्रेस की तरफ से, उससे सहमत नजर आएंगी दूसरी पार्टियां? क्योंकि कांग्रेस ने एक तरह से ग्रीन सिग्नल दिया है, लेकिन इसकी मुखालफत भी बड़े पैमाने पर होगी क्योंकि अभी ये तय नहीं है कि हुकूमत किसकी होगी। देखिए, जब ये लोग खुद अलायंस में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस, और उमर साहब जिससे कहते थे कि इसको रिव्यू कीजिए, तब तो उन्होंने रिव्यू किया नहीं कभी। और उस वक्त तो कभी इस बात पे डिस्कस ही नहीं किया कि अफसा को हटाना है या मजबूत करना है या ढीला करना है। लेकिन आज क्योंकि इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन चल रही है, और उस वक्त ये चीजें डाल देनी, और ठीक है हमारी रीजनल पार्टीज ने उनको समर्थन किया होगा, लेकिन ये भी कहा कि जब हम कहते थे टू रिव्यू द अफसा तब तो कोई बात नहीं करती थी कांग्रेस। तो ये इलेक्शन स्टंट के साथ अगर आप ऐसी चीजें करते हो तो वो कोई अच्छी चीज नहीं होती पूरे मुल्क के लिए। ये चीजें बड़ी सेंसिटिव इश्यूज हैं और इनको सेंसिटिविटी से देखना है। सोहेल साहब, अगर युवाओं की बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर की ही बात हो रही है, कांग्रेस कहती है कि युवाओं को हम रोजगार देंगे। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या कांग्रेस ऐसी कौन सी पॉलिसी लाएगी जो युवाओं को रोजगार मिल सकेगा? क्योंकि हमने देखा आज तक कोई सरकार तो ऐसी पॉलिसी ला नहीं पाई कि कश्मीरी युवाओं, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिला हो। तो अब क्या कांग्रेस कोई ऐसी पॉलिसी लाएगी, कोई ऐसे भविष्यवाणी जो कांग्रेस कर रही है, क्या ये सच साबित हो पाएगी? क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हालात तो ऐसे नहीं दिखते। देखिए, मनमोहन सिंह साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 2 पॉलिसीज लाई, उम्मीद और उड़ान। ठीक है सर, वो दोनों ऐसी पॉलिसीज थी जो स्टेट में इंट्रोड्यूस की। उसको कहा कि 2 लाख यूथ को हम एम्प्लॉय करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे ये देखा गया कि उम्मीद और उड़ान में जो भी बच्चा कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कुछ सीखता था तो उसको 3,000 रुपया या 4,000 रुपया बेंगलोर में या कहीं नौकरी मिलती थी। तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक बच्चा जो जम्मू कश्मीर रियासत से उठ के बेंगलोर या महाराष्ट्र जाता है और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम करने के बाद उसको अगर 4,000 की सैलरी मिलती है, इतना तो उसका किराया
आने जाने में लग जाता है, तो किसी ने वो उम्मीद और उड़ान के कोई इसमें बेनिफिट्स नहीं दिए। ये सिर्फ खोखली बातें हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन कुछ बातों का वो हुआ नहीं है। तो ये कहना कि नहीं हम एम्प्लॉय करेंगे, तो इनके पास तो थी सरकार, इनके पास तो सब कुछ था, स्टेट में भी थी, सेंटर में भी इनकी सरकार थी, और 10 साल तक ये बड़ी चीजें ठीक कर सकते थे। लेकिन वो सिर्फ वोट पॉलिटिक्स, गुमराह करना। देखिए ग्राउंड पे आपने क्या डिलीवर करना है। देखिए जम्मू कश्मीर जूझ रहा है आतंकवाद से। जम्मू कश्मीर कभी ठीक होता है, 2014 में ठीक होता है, बिल्कुल सामान्य हालात होते हैं, 2015 में एकदम बॉयल कर हो जाता है, 2016 में फिर उसके हालात जो हैं 50% पे आ जाते हैं। तो ये कौन सी बीमारी है जम्मू कश्मीर को जिसका इलाज नहीं हो रहा, और ये सारी पार्टी बैठ के उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा रूल उन्होंने किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत करने के लिए। तो आसिफ तारिगामी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीपीआईएम के नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिगामी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सोहेल काजमी साहब को सुन रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि कोई भी सरकार है, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं हो पाए। कांग्रेस को लेकर हम बात करें, क्योंकि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें जम्मू कश्मीर के लिए कहा है कि 35 से 370 से किसी तरह की छेड़छाड़ हम नहीं होने देंगे। जेटली का पलटवार आया, बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस की देन है कश्मीर समस्या। आप इस पर किस तरीके से अपनी प्रक्रिया देंगे? देखिए जहां तक इन बातों के चर्चे का सवाल है जी, ये पूरे मुल्क में इस वक्त जनरल इलेक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल। तो लाजिमी तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज अपना मंशूर पेश करती हैं और दावे करते हैं अपने अचीवमेंट्स के बारे में, यहाँ आने वाले वक्त में क्या कुछ करना है जी। बहरहाल कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया, मैं उसका तजिया इस वक्त ज़ेर बहस नहीं है जी। लेकिन सिर्फ आपने भी 2 मुद्दे सामने रखे, 370 का दिफा और 35A का जी। आज जो माहौल बना है पूरे देश के अंदर जी, बीजेपी ने खास तौर पर कश्मीर को एक मुद्दा बना दिया है, जैसे कि पूरे मुल्क में अगर कोई सवाल है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, और उसका यही कहना है कि वो कश्मीर है, और कश्मीर को जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मिली हैं 370 दफा के हैसियत से या 35A के प्रोविजन को लेकर उनकी वजह से ही बेचैनी या टेररिज्म, जो भी आप कहिए, जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर लीजिए, बीजेपी का कहना है सब बीमारियों की जड़ यही प्रोविजन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। जबकि हकाइक क्या है? हकाइक ये है कि रिश्ता बना जम्मू कश्मीर का यूनियन के साथ इन्हीं प्रोविजंस को लेकर जी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं उनको लेकर ही जम्मू कश्मीर और यूनियन के दरमियान रिश्ते का जी, और इसकी तौसीक की है कॉन्स्टिट्यूशनल जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है मुल्क की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसकी तौसीक की है जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। बदकिस्मती से आज बीजेपी उन्हीं रिकमेंडेशंस को जिनकी तौसीक हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने किया है जी, उनको चैलेंज करके क्या वो मुल्क के मुफाद को फायदा पहुंचा रही है या जख्म पहुंचा रही है? मेरा मानना है जख्म पहुंचा रही है। गिरेबान में झांकने की जरूरत है हमारे सियासी रहनुमाओं को, और अगर आज इन हालात में कांग्रेस ने रिट्रीट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस जो हैं जम्मू कश्मीर के बारे में 370 या 35A उसे छेड़ा नहीं जाएगा, मेरे ख्याल में कोई कंट्रोवर्सी का सवाल नहीं है। वजह कहा है उन्होंने, अब क्यों इन हालात में वजह कहा है, बल्कि मैं कह रही है ना, अब तो लोकसभा चुनाव है, लेकिन अब ये बात कह रही है, उससे पहले बात क्यों नहीं कही गई? उससे पहले भी उससे बिल्कुल, अगर कश्मीर की बात कर ली जाए, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरी पार्टी पे, राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन इसका हल तो ढूंढना होगा। आरोप प्रत्यारोप से आखिर होगा। आप सुन लीजिए मेरी बात जी। वो बात ये है कि अगर एक तरफ
बीजेपी कह रही है अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए कश्मीर में 370 है, 35A है, उन्हें कम से कम हिस्ट्री का जायजा लेना चाहिए, तवारीख को पढ़ना चाहिए। ये 370 आया कहां से? 35A की जो रूह है वो महाराजा हरि सिंह ने जो कानून बनाया है स्टेट सब्जेक्ट के बारे में, उसी को आईन के अंदर जगह मिली है जब हमारे पास विधान बना। उन्हें खुलकर कहना चाहिए, मानना चाहिए कि महाराजा हरि सिंह ने उस वक्त गलती की थी। फिर ऐसा कहते नहीं है वो, क्योंकि जम्मू के वोट चाहिए, उनका काम है जम्मू को कश्मीर के मुकाबले में, कश्मीर को जम्मू के मुकाबले में खड़ा करना। मेरा ये मानना है कि गलतियों की दुरुस्ती करना बीजेपी के लिए वो बस की बात तो नहीं है, वो कभी करेंगे नहीं। कांग्रेस को मशवरा दे दूंगा कि उन्हें आगे आना चाहिए, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा 370 को जो खोखला किया गया, उसकी जो बुनियादों को हिलाया गया, उनको रेस्टोर करने से अमन कायम होगा। उसको रेस्टोर करने से फिर जो रिश्ता है यूनियन और जम्मू कश्मीर के दरमियान वो मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। तारिक आमिर साहब, कांग्रेस ने दो चीजें कही हैं साफ तौर पर, जो खुसूसी दर्जा है उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की जाएगी, ना ही किसी को इजाजत दी जाएगी उससे छेड़छाड़ की। दूसरी तरफ अफसपा पे भी नजरसानी होगी, लेकिन एक पॉजिटिव चीज किसी न किसी हद तक काम भी हुए हैं इस स्कीम के तहत, वो है MG नरेगा। और MG नरेगा की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि रियासत जम्मू और कश्मीर में मुख्तलिफ अजला में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर जमीनी सतह पर इसके तहत पैसा भी काफी खर्च हुआ है। 100 से अब 150 दिनों का जो रोजगार, जो दिन बढ़ाए गए, मुद्दत बढ़ाई गई है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या एक तब्दीली ग्राउंड लेवल पे भी है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा इसके तहत काम हुए हैं। ये आपने मुनासिब कहा कि अवामी जो रोजगार के बारे में, लाइवलीहुड के बारे में आपने सवाल पेश किया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये UPA फर्स्ट में जब लेफ्ट पार्टियों की हिमायत पर सरकार चल रही थी, लेफ्ट पार्टियों ने ही ये प्रपोजल, CPM और दूसरी लेफ्ट पार्टीज ने ये तजवीज पेश की और दलील दी कि रूरल डिस्ट्रेस के एक खासे हिस्से को पर काबू खाने के लिए जरूरी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए और इस स्कीम को वज़ा किया जाए। उस वक्त कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत की, लेकिन बाएं बाजू की पार्टियां डटी रही और सरकार को मानना पड़ा। हमें दुख तो ये है कि बीजेपी सरकार ने इस स्कीम को मजबूत किए बिना इसको कमजोर ही किया है और कोशिश की है कि जो पैसा रकम जरूरी था वज़ा करना चाहिए था और बढ़ाना चाहिए था, ऐसा नहीं किया, कम किया। अभी रियासती सरकारें, कोई भी रियासती सरकार ऐसी नहीं है मुल्क में जो वावेला नहीं करती है कि उनको वक्त पर फंड्स इजरा नहीं किए जाते और सफिशिएंट फंड्स मिलते नहीं हैं, बल्कि ये मांग भी की जा रही है मुल्क की सतह पर। किसान ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आंदोलन चलाए गए हैं कि इसके जहां तक वर्किंग डेज का ताल्लुक है इसको बढ़ाया जाए और इसमें जो रकूमात हैं उसमें इजाफा किया जाए। ये ऐसा नहीं किया गया बीजेपी सरकार की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक आमिर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, पूरे इस पर एक अपनी राय रखने के लिए। विनोद कुमार इस पर हमारे सीनियर साथी लगातार जुड़े हुए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, कल हमने देखा घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से जारी कर दिया गया, कई तमाम मुद्दे, रोजगार, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा तो थी ही उस घोषणा पत्र में। जम्मू कश्मीर की अगर बात आती है तो जम्मू कश्मीर के लिए 35 से 370 को लेकर लिखा गया उस घोषणा पत्र में कि किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तुरंत बाद जितेंद्र सिंह का बयान आया, केंद्रीय मंत्री जो है जितेंद्र सिंह, उनका बयान आया। उन्होंने ये कहा कि 370 और 35 किलो जो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लिख रही है, कह रही है, इससे पहले आखिर ये कहां गई थी। जेटली साहब कहते हैं कि 35 और 370 को लेकर जो कांग्रेस सब कह रही है, जुमलेबाजी कह रही है, ये कांग्रेस की गलती थी।
35 और 370 को लेकर हम काफी दिनों से जुमलेबाजी देख रहे हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस के घोषणा पत्र में 35 और 370, तो क्या जमीनी हकायत है? क्या ये कांग्रेस की गलती है जो बीजेपी करार दे रही है, या फिर आरोप प्रत्यारोप ही लगते रहेंगे, इस समस्या का कोई हल नहीं? देखिए, जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है और उसमें मुझे लगता है लद्दाख, जम्मू और कश्मीरी पर पूरी तरह से इग्नोर्ड है। बिल्कुल। और 370 35A को लेकर के ये राज फैलाते जा रहे हैं, ये सियासी चीजें हैं। लेकिन जो बड़ी बातें उन्होंने की हैं कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पर दोबारा रिव्यू किया जाएगा, बिल्कुल, दोबारा से इंटरलोकेटर्स नियुक्त किए जाएंगे। मैं कांग्रेस को कहूंगा कि कांग्रेस के टेन्योर में ही ज्यादा इंटरलोकेटर नियुक्त किए गए थे। बिल्कुल, 5 वर्किंग ग्रुप बने थे, 5 वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन आ चुकी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर राधा कुमार की अगुवाई में इंटरलोकेटर का ग्रुप बना था, उसकी रिकमेंडेशन के पास पड़ी हुई है, वो कोई कार्रवाई नहीं। डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट इनके पास पड़ी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अब ये मैनिफेस्टो में क्या साबित करना चाहते हैं कांग्रेस का, मुझे ये समझ नहीं आया कि मैनिफेस्टो प्रो कश्मीर मैनिफेस्टो था। जम्मू का कुछ नहीं था, लद्दाख का कुछ नहीं। बिल्कुल। तो विनोद, जम्मू का इसमें कुछ नहीं था, लद्दाख का इसमें कुछ नहीं था, यानी आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं था। सिर्फ 35 और 370 को लेकर क्या ये कहा जाए कि चुनावी स्टंट है, क्योंकि चुनावी स्टंट अभी कई राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करिए, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, तो ये चुनावी स्टंट महज रहा, क्योंकि जमीनी स्तर पर ना पहले कुछ देखने को मिला, ना आगे कुछ भविष्यवाणी हो सकती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आज इंटरलोकेटर की बात कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की बात कर रहे हैं, या फिर दूसरी दीगर बात कर रहे हैं कि हर एक स्टेक होल्डर से बातचीत की जाए, ये सारे पुराने के पुराने राग हैं। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो 124A को भी चेंज करना चाहते हैं। ये गलत बात है। जो देशद्रोह का एक्ट बना हुआ है उसमें भी तरमीम लाना चाहते हैं। ये कांग्रेस ने कहीं जल्दबाजी में कश्मीरियों को खुश करने के लिए ये सारा मैनिफेस्टो बनाया है। मैं अपने प्रोपेक्ष में देखना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता हूँ। ये कश्मीरियों को खुश करने के लिए ये सारा बनाया गया है, जो मैनिफेस्टो जारी किया गया, पूरा कश्मीर सेंट्रिक मैनिफेस्टो है। और विनोद जी, जिस तरीके से तमाम गैर मशरूत बातचीत के लिए कहा गया है, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे खुले तौर पर बात होगी, जाहिर सी बात है इस सरकार में भी कोशिशें हुई। इस कदम को किस तरीके से देखा जाए? अगर ऐसे होता है, कांग्रेस की सरकार बनती है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की या दूसरी जमातें आती हैं, तो ऐसे में जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया, क्या दूसरी पार्टीज की भी आइडिया उनका भी यही रहेगा कि मौजूदा स्थिति है उसको काबू करने में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके उनसे बातचीत के जरिए ही मसले को सुलझाया जाए? देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि जो सोल्यूशन है बातचीत से ही होना चाहिए, लेकिन बातचीत के लिए माकूल माहौल होने की जरूरत है, जो कश्मीर में माकूल माहौल नहीं है। रियासत के सियासतदानों, खासतौर पर कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस जो हैं, उन्होंने कश्मीर के हालात को इतना नासाज बना दिया हुआ है कि वहां पर अभी बातचीत का सिलसिला शुरू ही नहीं किया जा सकता। आप बच्चों के हाथ में जो पत्थर पकड़ते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको समझाने के बजाय उनका पक्ष रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान होता है। इस वक्त माकूल माहौल नहीं, हर एक सियासी जमात चाहती है कि बातचीत से समस्या का समाधान हो, और इसमें कोई नई बात भी नहीं है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यही कहा है कि बातचीत ही एक समाधान है, लेकिन बातचीत के लिए माकूल भी होना चाहिए। बिल्कुल। विनोद, एक आखिरी सवाल, विकास की अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि विकास के जुमले सभी के जुबान पे के बारे में अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी पीडीपी के साथ कोई विकास नहीं कर पाई। गुलाम नबी आजाद भी लगातार ये कह रहे हैं कि विकास नहीं कर पाई। आपने पूरी समझ रखी हुई है, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी देखा जब कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में रही कितना विकास हुआ, ये आप भी जानते हैं। तो क्या विकास को लेकर फिर जुमलेबाजी, क्योंकि आज तक हकीकत तो कुछ नहीं हुई। कोई परियोजना आप उठा के देख लीजिए, कोई परियोजना जमीनी स्तर पर तो आज नहीं है, लोग अभी परेशान हैं। देखिए, इस इलेक्शन में मैं पहले भी बार बार कहता रहा हूं कि इलेक्शन में विकास के नाम पे लड़ा जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि देश भर में जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो विकास गायब हो जाता है। ये वर्ड ही पूरी तरह से गायब हो जाता है। कभी कभार इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इमोशनल इश्यूज हावी हो जाते हैं।
जो सेंसिटिव इश्यूज है वो हावी हो जाते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हावी हो जाते हैं, लेकिन किसी ने विकास को गंभीरता से नहीं लिया। बिल्कुल। और बदकिस्मती की बात है, एक आध नेता उसके बात करते हैं कि जब उनको शूट करते हैं कि विकास हुआ, किसी ने भी डेवलपमेंट पर कंसंट्रेट नहीं किया है जी। और यही एक वजह है कि जब इलेक्शन जाते हैं वो लोग जवाब अकाउंटेबिलिटी मांगना चाहते हैं, तो ये फिर इमोशनल इश्यू लेके आ जाते हैं, 35A आ जाता है, फिर 370 आ जाता है, फिर बॉर्डर आ जाता है, शहीद आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विकास गायब हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 35 से और 370 को लेकर भी उसमें लिखा गया है कि कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और साथ ही साथ कई जुमलेबाजी, कई लोक लुभावन वादे भी किए गए। खैर, ये तो बात हुई कांग्रेस के घोषणा पत्र की कि क्या अब ये दावे और वादे अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हकीकत में बदलेंगे या नहीं। आसिफ, अब पीडीपी की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, कल हंदवाड़ा में शुमाली कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से एक चुनावी रैली की जा रही थी, और इस दौरान नाइब माफ कीजिएगा पार्टी की जो सदर हैं महबूबा मुफ्ती और रियासत की साबिक वजीर आला, वो कल यहां पर अवाम से खिताब करने पहुंची, और एक बार फिर वही लहजा, वही तेवर महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिखाए गए कि अगर 35A के, हमने पहले भी इसी हवाले से बात कर रहे थे जब कांग्रेस का मंशूर सामने आया था, उससे यही पॉइंट्स हमने उठाए थे, और 35A से जुड़ी हुई ये बात कि महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि अगर 35A से किसी किस्म की रियासत के खुसूसी दर्जे के साथ किसी किस्म की छेड़खानी होती है तो तिरंगा लहराने वाला रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर कोई नहीं रहेगा। तो महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो हम आपको दिखा देते हैं, सुना देते हैं, उसके बाद राजनीतिक प्रक्रिया इस पर लेंगे। आप किसी गफलत मुंगेरी लाल के ख्वाब देख रहे हो, जो आप ये सोचते हो कि ऐसा करो रियासत खत्म। 370 हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में एक पुल है, आप कदम चाहिए। जब आप इस पुल को तोड़ोगे, तो महबूबा मुफ्ती जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जो हिंदुस्तान की आईन की कसम खाते हैं, जो जम्मू कश्मीर की आईन की कसम खाते हैं, हमको भी सोचना पड़ेगा कि हमने क्या करना है, क्योंकि हमने हिंदुस्तान का झंडा यहां थामा है। अगर आपने 370 के साथ हाथ लगाया तो ये झंडा हमारे हाथों में भी नहीं रहेगा, हमारे कंधों में भी नहीं रहेगा। ये मैं वार्निंग देना चाहती हूँ। ये जो इस वक्त निकले हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन का लड़ू पाकिस्तान बम्बई है, एसकर पाकिस्तान बम्बई वही वोट है, एसकर क्लशियन शक्ति वही वोट। ये नहीं चलेगा, ये सियासत ज्यादा देर नहीं चलेगी। हिंदुस्तान का वोटर समझता है, उसको मालूम है बेरोजगारी बेकारी बढ़ गई है आपके वक्त में, उसको मालूम है कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं आपके वक्त में, उसको मालूम है कि दुकानदार गरीब से गरीब तक गरीब हो रहा है आपके वक्त में। इसलिए तो भड़काऊ भाषण एक बार फिर महबूबा मुफ्ती की तरफ से सुनने को मिला है। 35A को लेकर भड़काऊ भाषण ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने दिया हो, इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि 35 से 370 को लेकर अगर छेड़छाड़ की गई तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। बीजेपी से रिएक्शन हम इस पर लेना चाहेंगे। ताहिर चौधरी बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताहिर, एक बार फिर यही बयान कि कोई जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, कोई कंधों पर तिरंगा झंडा रखने वाला नहीं होगा। सिर्फ चुनाव नजदीक है, चुनाव को लेकर ऐसी बयानबाजी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के घड़ियाली आंसू तो हम भी देख रहे हैं, सब कोई देख रहा है। भड़काऊ भाषण एक बार फिर तिरंगे झंडे को लेकर। देखिए, महबूबा मुफ्ती की जहां तक हम बात करें, ये लोग कश्मीर के सीधे साधे अवाम के साथ पिछले बहुत सारे सालों से ये पार्टियां खेल रही थी। चाहे आप पीडीपी की बात करें, चाहे एनसी की बात करें, इन्होंने वहां के अवाम के ऊपर सियासत खेली, वहां के अवाम को गुमराह करके सियासत खेली, और वहां के अवाम को आज तक जो नुकसान पहुंचा, उन्होंने अपने बच्चों से हाथ खोए, कुछ के माओ के बेटे चले गए, कुछ माओ के सुहाग उजड़ गए, इन लोगों की वजह से। इन लोगों ने बहुत घटिया लेवल की सियासत खेली है, जो कि ये सियासत, हाँ मैं कहता हूँ सियासत, ये सियासत नहीं है कि कोई झंडे को कंधा देने वाला नहीं रहेगा, उठाने वाला नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने इलेक्शंस लड़ी हैं, आपने हुकूमतें चलाई हैं, आपको देश के साथ अगर आप लोग वफादारी नहीं करोगे तो कौन करेगा। आपने यहाँ की जो
जब हुकूमत संभालने का टाइम आता है, जब आप हुकूमत में होते हो आपके राग अलग होते हैं, जब हुकूमत से बाहर होते हो आपकी बातें अलग होती हैं। ये अवाम सारा अब जानना शुरू हो चुका है और अवाम इस चीज का इनको जवाब देगा। मैं कहता हूँ वो इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन में डेवलपमेंट की बात करें, ये कहें कि बीजेपी से ज्यादा डेवलपमेंट हम करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में हम ये करेंगे, फिर मजे की बात है। ये इस तरह की सियासत अच्छी नहीं लगती है और ये सियासत, इनकी जो सियासत है ये अब खुल चुकी हुई है, दुनिया जानती है। ताहिर साहब, जो डेवलपमेंटल इश्यूज उनसे कहीं दूर लगातार रियासत के खुसूसी दर्जे को लेकर इसकी आड़ में एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी, एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की मुसलसल कोशिशें जारी हैं और ऐसे में क्या एक आम इंसान का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसके वोट का गलत फायदा भी कहीं ना कहीं उठाया जा सकता है। सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर लगातार एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। वो बात मैंने आपके इसी सवाल का जवाब मैं पहले ही मैंने दे दिया। मैंने कहा कि इन्होंने आज तक जो सियासत की है कश्मीर की रीजनल पार्टीज ने, वो कश्मीर के लोगों पे की है। इन्होंने कश्मीर के लोगों का जो बद से बदतर हालात कश्मीर के अवाम के हुए, इन लोगों की वजह से हुए। जो वहाँ की गरीब जनता है वो इनकी बातों में लुभाने, जो इनके बयान होते हैं इस तरह के, इनमें आ जाते हैं वो लोग और वो इनको वोट देते हैं। लेकिन आज की डेट में वो लोग नहीं है, वो अवाम बदल चुका हुआ है। वो आने वाले दिनों में इनको इस चीज का जवाब मिलेगा। अब देखते जाइए क्या। बिल्कुल ताहिर, तो क्या ये कहा जाए कि लोकसभा चुनाव में जो 6 सीटें हैं, जिसका राम माधव भी दावा करते हैं, बीजेपी दावा करती है कि वो 6 की 6 सीट हम जीतेंगे, अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की 3 सीटों पर भी बीजेपी जीत का परचम लहरा पाएगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम 6 की 6 सीटों के ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। हमें उम्मीद है कि हम 6 की 6 सीट्स निकालेंगे और बहुत बड़े बड़े मार्जिन से ये सीट्स हम निकालेंगे और यही जो सीटें जब निकलेंगी हमारी कामयाबी होगी और इनको इस चीज का जवाब मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी अपना पक्ष रख रही थी। बीजेपी कह रही है कि जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, तो वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो किया नहीं, लेकिन बीजेपी करेगी, जो पहले भी किया गया है। ताहिर चौधरी हमारे साथ बने हुए थे, वो कह रहे थे कि 6 की 6 लोकसभा सीटों पर जम्मू कश्मीर पर बीजेपी जीत कर आएगी। दावे वादे कितने हकीकत होंगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, और 6 की 6 लोकसभा सीट बीजेपी की होगी या फिर किसी और राजनीतिक पार्टी की, आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा सियासी सरगर्मियां कांग्रेस की तरफ से भी जारी हैं और इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर और रियासत के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद भी इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और लगातार जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से बात करें तो रमन भल्ला साहब के लिए लगातार कैंपेनिंग हो रही है और कल उन्होंने राजौरी कोटरंका में एक अवामी रैली से खिताब किया और इस दौरान एक बार फिर लगातार वही जो मामूल के मुताबिक हमें रैलियों में दिखता है, एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला मुसलसल जारी है और आम इंतखाबात की तारीखों का जब से ऐलान हुआ है इन इल्जामात में मजीद तेजी आई है। कल गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि सरहदी इलाके जो है वहां पर मौजूदा सूरत हाल जो बनी है, जो कशीदगी है, उसको लेकर उसके हवाले से जब उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में ही सबसे ज्यादा कैजुअल्टीज हुई हैं, सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं, जबकि इसके साथ साथ आम लोगों का नुकसान, उसके साथ स्टूडेंट्स का हो या फिर फौज का हो, वो सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा सीज फायर वायलेशंस जो इस सरकार में हुई, यानी मौजूदा सरकार को उन्होंने तमाम इन खामियों के लिए, गलतियों के लिए या नुकसान जो हो रहा है या हुआ है पिछले 4-5 सालों में, उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। आजाद साहब ने क्या कुछ कहा वो देखिए। जम्मू कश्मीर में जो आज हालात हैं इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए उन्होंने सबसे ज्यादा फायरिंग मोदी साहब के वक्त में हुई, सबसे ज्यादा फौजी मोदी साहब के वक्त में मारे गए, सबसे ज्यादा सिविलियन उनके वक्त में मारे गए और रिकॉर्ड सीज फायर वायलेशन 5,500 दफा हुई है 5 साल में। ये आज तक कभी नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया सर, बयान आया है कि पीएम उनको चाहिए कश्मीर के अंदर, क्या इस चीज को किस तरह से लेते हैं? इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? तो आज एनसी को वो 1953 वाली पोजीशन याद नहीं आती, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है और प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है कि उन्होंने इतने हालात खराब जम्मू कश्मीर में 5 साल के में किए कि लोग अब तंग आ गए हैं और 52 की बात कर। तो राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद और सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद कोटरंका राजौरी पीर पंजाल खित्ते का दौरा कर रहे हैं और कल राजौरी में उनका यह बयान सामने आया और मुसलसल एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला तेज और इसमें मजीद तेजी
आम इंतखाबात के ठीक पहले मरहले का जो आगाज होना 11 अप्रैल से, उससे पहले हो गई है। एक तरफ रियासत में सियासत की सूरत हाल क्या है, सियासी सरगर्मियां किस तरीके से तेज हैं, बात उस पर हो रही थी। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शैलेंद्र कुमार साहब हैं, उनकी तरफ से इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस, इलेक्शन की जो तैयारियां हैं उसके लिए भी तैयारियों का जो जायजा लिया जा रहा है, मुसलसल कोशिशें की जा रही है। कहीं पर जो ऑब्जर्वर्स हैं, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स जो तैनात किए गए हैं वादी के अंदर या जम्मू खित्ते के अंदर, वो जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग्स करके तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कल की अगर मैं बात करूं तो सीईओ शैलेंद्र कुमार साहब की तरफ से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं उनसे, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से बातचीत हुई और साथ ही साथ लद्दाख को लेकर भी बात की गई, उसके हवाले से भी कि तैयारियों का किस तरीके से उनको अमलाया जा रहा है और बुनियादी सहूलियात तमाम पोलिंग स्टेशंस पर, सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है। और इससे पहले क्योंकि 11 अप्रैल को पहला मरहला होना है, पहले मरहले के तहत वोटिंग होनी है और उसके बाद 18 अप्रैल को दूसरे मरहले के तहत, और मीटिंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें रही उसमें पोलिंग स्टेशन पर, और पोलिंग स्टेशन वो पोलिंग स्टेशन उनकी क्या सूरत हाल है जहां पर पहले और दूसरे मरहले के तहत वोटिंग होनी है, और उससे पहले मौजूदा सूरत हाल तमाम स्थिति का जायजा सीईओ शैलेंद्र कुमार साहब की तरफ से लिया गया। उन्होंने तमाम जो डिटेल्स थी वो अरेंजमेंट्स की, वो तमाम जो मुतलका अफसरान हैं उनसे ली हैं, और पीने के साफ पानी की सहूलियात हो या फिर वेटिंग शेड्स हो, रैंप्स हो, व्हील चेयर्स हो, जो वो लोग वोटिंग करने के लिए जो जिस्मानी तौर माजूर हैं उनके लिए इंतजामात किस तरीके के हैं, टॉयलेट, रोड कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन एंड मवासलाती निजाम के साथ साथ जो सड़क या बिजली पानी का जो निजाम है पोलिंग स्टेशंस के लिए वो किस तरह का है। इस पूरी मीटिंग में, इस बातचीत में उन्होंने लिया पोलिंग स्टेशंस पर जो है एक वक्त में तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजामात उनको यकीनी बनाया जाए, इस हवाले से भी बात हुई। और अभी तक जो तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, तमाम जिलों की बात करें, जिला इंतजामिया की तरफ से किए गए मुख्तलिफ हल्का इंतखाबों में वहां पर क्या कुछ है उनको मॉनिटर किया, और जिस तरह की भी जो कमियां रही हैं, सीईओ साहब की तरफ से आदेश दिए गए, अहकामात सादिर किए गए कि जो कमियां हैं उनको ठीक 11 अप्रैल से यानी पहले मरहले के तहत जो वोटिंग होनी है उससे पहले उन कमियों को पूरा किया जाए। डिविजनल कमिश्नर जो खुद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स जो हैं उनके साथ मिलकर इन तमाम चीजों को दूर करेंगे, उनको अहकामात सादिर किए गए। डीईओज जो हैं वो लोगों के पोलिंग स्टेशंस पर जो मसाइल हैं, जो अभी भी कुछ कमियां हैं वो देखेंगे, और सबसे ज्यादा जो बेहतर कोशिशें जो की जा रही हैं कि इंतखाबात बेहतर तरीके से हों, अहसन तरीके से हों, उसमें मजीद इक़दामात को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। ये एक बात। तो दूसरी तरफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो वायलेशंस की शिकायतें अभी तक मौसूल हुई हैं, यानी ज़ाब्ता अखलाक की जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी की है वो शिकायतें अभी तक इंतजामिया के पास, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास 100 से ज्यादा पहुंच चुकी हैं। और खबरें ये भी आ रही हैं कि मुख्तलिफ जगहों से ये शिकायतें जो हैं इंतजामिया के पास पहुंची हैं, और एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। उस एप्लीकेशन का सिर्फ मकसद ही ये था इंतखाबात से पहले कहीं भी आचार संहिता जो है उसका उल्लंघन ना हो, उसको लांघने की कोशिश ना की जाए। अलग अलग जगहों पे इस तरह के बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाई जाती हैं जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी होती है। और इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई थी कि कहीं से भी कोई शख्स अगर इस तरह की कोई हरकत देखता है, चाहे वो सियासी जमातों की तरफ से हो या फिर इंतजामिया में शामिल कुछ लोगों की तरफ से हो जो सरकारी मुलाजमीन भी हैं, उनकी तरफ से अगर हो तो उनके खिलाफ इस एप्लीकेशन के जरिए जो है शिकायत दर्ज कराई जाए। और इस तरह से 100 से ज्यादा शिकायतें जो अभी तक इंतजामिया को मिल चुकी हैं, और अब जो है 1500 से ज्यादा मोबाइल और साथ ही साथ स्टैटिक टीम्स जो है, फ्लाइंग स्क्वाड जो है, वो किसी न किसी तरीके से अलग अलग तरीकों से जो है नजरें रखेंगी कि आने वाले कुछ दिनों में इस ज़ाब्ता इखलाक की मजीद खिलाफवर्जी ना हो। और हमने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि 20 सरकारी मुलाजमीन जिनमें बांडीपुरा से बीएमओ भी शामिल थे और कुछ सरकारी टीचर्स भी शामिल थे जिनको अभी तक सस्पेंड या अटैच किया गया था, सिर्फ इसी वजह से कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जो है खिलाफ वर्जी हुई है ज़ाब्ता इखलाक की, और मुख्तलिफ पार्टियों के लिए, सियासी जमातों के लिए वो कैंपेनिंग करते। तो चुनाव आयोग पूरी तरह से नजर रख रहा है कि आचार संहिता का कहीं भी उल्लंघन ना हो। अगर आने वाले इलेक्शन को लेकर पूरी हम अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। वक्त की थोड़ी कमी है, घड़ी इशारा कर रही है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन सलाम जी के प्रोग्राम में बहुत कुछ खास, बहुत कुछ नया
हर रोज हम आपको आपके पास लाते रहेंगे। सोशल मीडिया पर आप लगातार हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मुझे और मेरे साथी आशिफ रशीद को इजाजत दीजिए इसी उम्मीद के साथ कि कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, अल्लाह हाफिज।